मेनका की बेटी की शादी को यूं तो 14 दिन बीत गए थे, मगर घर परिवार में हुई मौत के कारण बहू की पहली रसोई अभी तक अधूरी थी। तो आज रसोई में पूड़ियां बनने वाली थी। पूरा घर गैस पर चढ़े सरसों के तेल से महक जो रहा था। आज घर में बहू की पहली रसोई जो थी, मेनका अलग ही चमक रही थी। आह, एक बार तो गंगा नहा लिया ना टीना की जाजी। औलाद का ब्याह करना भी एक बार का सिरदर्द और दूसरे दिन का सुकून सा लगता है। नारायण चुपचाप अपना हिसाब किताब कर ही रहा था, तभी मेनका घड़ी में देखती है। पर बहू अभी तक उठी क्यों नहीं? बहू, ओ बहू, मंजरी बिटिया। मेनका जाकर गैस को धीमा कर देती है और झर को गर्म तेल में डुबोकर बाहर निकालते हुए कमरे की ओर बढ़ती है। मेनका धड़ाम करके दरवाजा खोलती है। उसके त्योर चढ़े हुए थे, चेहरे पर हिंसक क्रोध था, हाथ में धधकता गर्म झर और कमरे के बिस्तर पर कंबल ओढ़े एक लड़की। मेनका उफनती हुई बिस्तर की ओर बढ़ती है। वह देखती है कि बिस्तर से लड़की का हाथ बाहर लटक रहा था। मेनका आव देखती है न ताव और गरम झर पूरा उसके हाथ पर चिपका देती है। हाथ जल चुका था। लड़की हड़बड़ा कर उठती है और चेहरे से कंबल हटाती है। माँ जी, आप ये मेरा हाथ क्यों जला दिया? कितनी बार बोला है आरोही, माँ नहीं आंटी बोल मुझे आंटी। ये समय है उठने का। घर में कोई काम धंधा या जिम्मेदारी है या नहीं? घड़ी देख, पूरे 8 बज रहे हैं। तभी पीछे से लाल साड़ी में नई दुल्हन मंजरी आती है। वह दरवाजे से अपनी सास मेनका को देखती है, फिर आरोही का जला हाथ देखती है। उसकी आंखें छलक जाती हैं। मैं सुनने ही वाली थी, कल देर रात तक पढ़ रही थी तो आंख नहीं खुली। सॉरी माँ। नहीं आंटी जी। आंख फोड़ दूं तेरी। बहाने बहाने बहाने, जब देखो बहाने लगाती है। नारायण बाहर बैठा कलेश की आवाज सुन रहा था। वह अपने सीने पर हाथ रखता है और बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अरे छोरे की जात है, हाथ में किताब ना ये झर अच्छा लगे है। या बात समझ ना आए तुझे? रुक, तेरा टंटा ही आज काटूं आज। और मेनका टेबल पर रखी उसकी किताबों की ओर बढ़ती है। ये देख आरोही मेनका के पांव में गिर जाती है। माँ जी, नहीं, ऐसा मत करो। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, पक्का ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दो। मंजरी की आंख अपनी ननद का दर्द देखकर भर आई थी। वह सुबक रही थी। मम्मी जी रुक जाइए, बस इतना जुल्म सही नहीं है। मंजरी मेनका की बात जिस तरह काटती है उसे भी अजंबा होता है। क्या बोली तू है? कल की आई गोरैया गिद्ध की तरह चोंच लड़ाने लग गई है। मंजरी आरोही के पास जाकर बैठती है और उसके आंसू पोंछती है। आरोही रोकर भाभी से मेनका को रोकने की अरदास करती है। भाभी, किताबें बचा लो भाभी, अगले हफ्ते मेरे इम्तिहान है। भाभी प्लीज। श्श, कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, मैंने कहा इस तरह जुल्म नहीं करो मेरी छोटी पर। और आरोही सिहर कर मंजरी को थाम लेती है। मंजरी के आंसुओं के बीच से एक शैतानी मुस्कान बिखरती है और वह पीछे साड़ी की आड़ में छिपाया गर्म एक और झड़ निकालती है और आरोही को दिखाती है। मम्मी जी, जुल्म कभी आधा अधूरा नहीं किया जाता। हाँ, उठाओ इसकी किताबें और झोंक दो चूल्हे में। मंजरी का ऐसा बदलाव देख आरोही हक्की बक्की रह गई। पिछले 15 दिन से तो आरोही मंजरी की जान जैसी थी, फिर आज ये कैसे? मंजरी उठकर जमीन पर पड़ी आरोही के दोनों तलवों पर गरम झड़ लगाकर उनको भी जला देती है। मेनका ये देख बहुत खुश होती है। वारी मेरी बहू रानी, मैं तो सोची आज मेरी बिल्ली मुझे ही कैसे म्याऊ कर रही है। ना मम्मी जी, आपको म्याऊ कर दूंगी तो आपकी छीके से रबड़ी मलाई कैसे खाऊंगी? आप तो हमारी सरकार हो, आपको तो मेरा बहुमत जाएगा ही। मेरे को तू एमएलए बना दे और अब देख, या को तो आज मैं बैरिस्टर बनाकर ही छोड़ूंगी। मेनका आरोही की किताबें कागज सब उठाकर कमरे के बाहर जाने लगती है। पीछे पीछे मंजरी भी आरोही को चिढ़ाते हुए बाहर जा रही थी। घायल हालत में आरोही उठने की कोशिश कर रही थी। मत करो माँ, भाभी मत करो ऐसे, मैं भीख मांगती हूँ। मगर आरोही से उठा नहीं जाता और वो रेंग रेंग कर बाहर आती है। मेनका मंजरी दोनों आरोही को ऐसे देख हंस रही थी। तरस आता है तुझ पर आरोही, बेचारी। मम्मी जी, चिल्ला डालो इसकी पोथी पाने सब। तभी टीना भी अपने कमरे से आंख मलते हुए बाहर आती है। मॉम, क्यों तंग कर रही हो? ये सब क्या शोर है? कल लेट मूवी खत्म करके सोई थी, पर आप लोग चैन से सोने ही नहीं दे रहे हो। हट।
अरे ना मेरी सोन पपड़ी, ये तो तेरी बहन है ना। यानो सुबह पहले तमाशो कर रखो है, वरना तो मेरी रसमलाई को मैं जगाऊंगी क्या। टीना जमीन पर गिरी आरोही की ओर देखती है और मुंह चिढ़ाकर दरवाजा धम बंद करके सोने चली जाती है। अब मंजरी, ये इस आरोही का क्रियाक्रम फटाफट कर और छुट्टी कर। मम्मी जी, क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम। यू सो फनी ना। और दोनों आरोही के सपने को चूल्हे की धधकती ज्वाला में धू-धू करके जला देती हैं। वह फर्श पर बेबस पड़ी रोती रहती है और सिर्फ रोती रही। मेनका और मंजरी उसके करीब आती हैं और उसके बाल खींचकर उसे उठाती हैं। हो गया ड्रामा खत्म, तो अब काम धंधे में लग जा। मेरे तो हिस्से में ससुरी औलाद ही खोटी आई है। हाँ, मेनका बड़बड़ाती चली जाती है और तभी मंजरी मलहम लाकर आरोही के हाथ में रखती है। डियर ननद मेरी, तुमको लगा कि आज मेरी रसोई है तो तुमको काम से छुट्टी मिल जाएगी। अरे मैं तो घर की बहू हूँ, भला मैं काम क्यों करूंगी। ये पोत लो और लग जाओ पूड़ियाँ उतारने में, तुम्हारे भैया आने वाले हैं लंच के लिए। आरोही सुबकियों के साथ मलहम लगाती जा रही थी और अपनी असली माँ राधा को याद कर रही थी। एक माँ शब्द ही तो होता है जो जन्म से साथ चिपक कर आता है, फिर माँ औलाद को सीने से चिपकाती है, खुद की भूख काट कर अपना निवाला बांटती है। पर मेनका माँ जी ने तो मेरे गर्म जड़ से मुझे ही चिपका दिया। वो तो मेरा निवाला काट कर अपनी भूख भी मिटा लेती है। तेरे जाने के बाद मैंने तो बाबा से माँ नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। माँ, तेरी बहुत याद आती है। काश तू अभी आकर मुझको अपने सीने से चिपका लेती माँ। आरोही, बहुत दुख रहा है। हाँ, आ माँ के पास आ जा। आरोही लंगड़ा कर राधा के करीब जाती है और राधा से चिपक कर बिलक बिलक कर रोती है। माँ, माँ तू चली क्यों गई? मैं तुझसे नाराज रहना चाहती हूँ, पर तू नजर भी तो नहीं आती। मैं तो माँ बोलने के लिए भी तरस गई हूँ। याद है बचपन में तू बताती थी कि तुझको मेरे मायके की बहुत याद आती है, नानी की बहुत याद आती है, पर मेरे पास तो माँ बिना मायका भी नहीं बचा। बोल ना माँ, कुछ तो बोल। आरोही राधा के चेहरे को थाम लेती है। राधा की आंखें भी नम थी। वह अपनी जुबान से बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और राधा आरोही को दरवाजा खोलने का इशारा करती है। मैं अभी देखती हूँ दरवाजे पर, तू जाना मत कहीं, मैं बस अभी आई। और आरोही दरवाजे की ओर बढ़ती है, तभी राधा वहां से गायब हो जाती है। माँ, माँ, कहाँ गई माँ? माँ, माँ, माँ कहाँ है तू? तेरी बहुत याद आती है माँ। मैं इतनी बड़ी थोड़ी हूँ कि बिना माँ के रह लूंगी। नन्ही आरोही फूल चढ़ी तस्वीर को उठाकर सीने से लगाती है और फूट फूट कर रोती है। सब कहते हैं माँ मर गई, भाई भी बोला, पापा भी बोले, आरोही बेटा माँ मर गई, पर तेरे मरने की सजा मुझे क्यों मिल रही है माँ? तू कहती थी कि मरने वाले लोग सब आसमान के तारे बन जाते हैं, नानी भी तारा बन गई थी। आरोही दौड़कर छत पर जाती है और आसमान देखती है जहाँ ढेरों तारे फैले थे। माँ, तू भी यही है ना, आसमान में तारा बनकर? पर तूने जाने से पहले क्यों नहीं बताया कि तू कौन सा वाला तारा बनेगी माँ? यहाँ कितने तारे हैं, तुझे कैसे तोड़कर खुद के पास वापस लाऊं माँ? मेरी माँ। और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। छोटी आरोही अपनी भावनाओं पर काबू करके दरवाजा खोलने भागती है तो देखती है उसके पिता दरवाजे पर खड़े हैं और उनके साथ दुल्हन की जोड़ी में मेनका थी, जो आरोही को देख मुस्कुरा रही थी। पापा, ये तुम्हारी नई माँ है बिटिया। नारायण ने जितनी आसानी से आरोही से ये लाइन कही थी, उतना मुश्किल था आरोही के लिए ये बात अपनाना कि अब उसकी माँ राधा की जगह एक नई माँ लेने वाली है। जैसे घर में रखे कांच के गुलदस्ते के टूटते ही वहां कोई दूसरा गुलदस्ता रख दिया जाए। आरोही ने मेनका के पांव छूकर प्रणाम किया और मेनका ने पूरा घर आंख फाड़ फाड़ कर देखा। पड़ोस मोहल्ले में बात फैल गई थी कि नारायण की जवानी ने अपनी पत्नी की मैयत शांत होने का भी लिहाज किए बिना ही अपनी बची खुची जवानी के खूब मजे किए। हाय हाय मेनका, सुना है तुझमें और नारायण में 15 बरस का अंतर है पूरा। बूढ़े से ब्याह करने की क्या मन में आई तेरे? अरे भाभी जी, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन,
जब प्यार करे कोई तो देखूं मैं केवल मन और धन भी। इतना धनवान आदमी की लुगाई मर गई और मैं फायदा भी ना उठाऊं तो फिर मैं कैसी औरत हुई भला। अब नाम मेनका है तो अपने हुस्न में तो फंसाऊंगी ही, वरना नाम ना खराब हो जाएगा मेरा। हाँ। भाई वाह, प्रेम हो तो मेनका जैसा करो। आरोही तो बिल्कुल ही लकी है। धीरे धीरे आरोही अपनी सौतेली माँ से प्यार करने लगी थी। उसे ज्यादा शिकायतें नहीं थी, पर वहीं मेनका धीरे धीरे अपना हर रंग बाहर लाने लगी थी। आरोही बेटा, मुझको जरा डॉक्टर ने बोला है कि काम करने से मेरे बेबी को जन्म नहीं दे सकूंगी, तुम मेरी मदद करोगी ना? माँ, मेरे रहते आप क्यों काम करेंगी? और 10 साल की आरोही ने पूरा घर संभाल लिया था। मेनका रानियों की तरह राज करती और आरोही नौकरानियों की तरह काम। नारायण की आंख पर तो मेनका पहले ही पट्टी बांध चुकी थी। समय बीतता गया और फिर मेनका की बेटी हुई टीना। उस दिन से मेनका ने ना आरोही से सीधे मुंह बात करी, ना उसका सिर सहलाया। बेचारी आरोही की पहली माँ के साथ दूसरी माँ भी छिन गई थी। माँ, मैं छोटी बेबी को देख लूं एक बार? ये क्या मामा लगा रखा है? आंटी बोल, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, सौतेली हूँ, और तू नहीं, टीना मेरी बेटी है। और मेनका आरोही के गाल पर एक चाटा मार देती है और आरोही रोकर बस इतना कहती है, सौतेला होने से माँ बदल जाती है क्या माँ? हाँ। उस दिन पहली बार आरोही को लगा था जैसे आसमान से उतरकर उसकी माँ राधा उससे मिलने आई हो। बिटिया, बहादुर बच्ची रोती नहीं है। ये सुनते ही आरोही राधा के सीने से लग फबक पड़ी। मैं बहादुर नहीं हूँ माँ, नहीं हूँ मैं बहादुर। आरोही दरवाजा खोलती है तो सामने उसका भाई गौरव था। गौरव को देखते ही उसकी बीवी मंजरी चहकते हुए अपने कमरे से भाग कर आती है और उसके सीने से लग जाती है। गौरव मंजरी को साइड कर देता है। वह आरोही को गुस्से से घूर कर देखता है और वह नजर झुका लेती है। गौरव के सीने से उसकी बीवी मंजरी लगी थी। सामने उसकी बहन जख्मी हालत में खड़ी थी। अंधे को भी आरोही के जख्म दिख सकते थे। भैया, भैया। क्या हुआ छोटी, रो क्यों रही हो? अरे वो तो गौरव, इसको आज माँ की बहुत याद आ रही थी, तभी देखो याद याद में अपना हाथ कड़ाहे के टच कर दिया। बेचारी, पर मैं तो इसे कह रही हूँ कि माँ से बढ़कर मैं तेरी भाभी और मम्मी मेनका है तो सही तेरे पास। रो मत मेरी छोटी, रो मत। आरोही के मुंह खुलने से पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया गया था। एनीवेज, मैं बहुत थक गया हूँ मंजरी। गौरव चला जाता है और आरोही अकेली पड़ जाती है। रात को आरोही बिस्तर पर बैठी दर्द में रो रही थी। दुख रहा है माँ, बहुत दुख रहा है। तभी उसके सामने मलहम आती है और वह हैरान होकर पलटती है तो पीछे उसका भाई खड़ा था। उसे देखती ही आरोही उससे लिपट जाती है। भैया, माँ बहुत याद आती है। छोटी, ये चोट मम्मी और मंजरी ने मिलकर दी है ना? हाँ, मगर आप कैसे? तेरा बड़ा भाई हूँ, ये सब रोक नहीं सकता तो तेरा दर्द बांटने तो आ ही सकता हूँ। रो मत, मैं बहुत जल्द एक फैसला लेने वाला हूँ और फिर सब ठीक हो जाएगा। आरोही गौरव के साथ से थोड़ा राहत महसूस करती है। गौरव लौटकर अपने कमरे में आता है। कहाँ गए थे? अपने ही घर में कहीं जाने के लिए जीपीएस ऑन करना पड़ेगा क्या मंजरी? ओह, तुम मुझसे इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहे हो जान? मंजरी गौरव को पिघलाने के लिए उसके करीब जाकर उसे बिस्तर पर लेटा देती है और गौरव थोड़ा नर्म पड़ जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि अब आरोही का इस घर में इतना दिल कहाँ लगता है, क्यों ना अब उसकी शादी कर दी जाए। मेरे कुछ दोस्त हैं जो आरोही के रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। वैसे भी इस घर में उसे सब मिला है, तो ऐसा ही घर ढूंढना होगा जहां मेरी बहन तकलीफ ना पाए। ये सुनकर मंजरी का मुंह बन जाता है। अभी तो मजा आने लगा है, अभी गौरव इसको बाहर भेजना चाह रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। खुन्नस से भर रही मंजरी सोचते सोचते गौरव की गर्दन पर नाखून गड़ा देती है। आउच मंजरी, क्या पागल हो गई हो क्या? सॉरी, वो गौरव, मैं सोच रही थी क्यों ना अगर मैं आरोही की भाभी हूँ तो आरोही को भी मेरी भाभी बना देते हैं। नहीं, एक घर में 2 रिश्ते नहीं होंगे। मैं वहां आरोही को नहीं भेजूंगा, खास करके बिना लड़के को जाने। अब सो जाओ, क्या पता तुम्हारा भाई भी मेरी बहन को इतना ही दर्द दे। गौरव सोचता हुआ सो जाता है। मंजरी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। गौरव मंजरी को पसंद तो करता था, मगर आरोही के साथ हो रहे अत्याचार के साथ नहीं था, बस मजबूर पति था। अगला दिन उगता है। गौरव आरोही के पास किचन में खड़ा था कि तभी मेनका आकर गौरव की गर्दन पर नाखून के निशान देखती है और आंखें फाड़कर कहती है, ओहो लव बाइट। खूब रोमांस चल रहा है बचपन लोगों में। मैं भी अपनी जवानी में खरोच लेती थी,
जो चीज सामने आए उसे ही। पर अब तो तेरे डैडी की भी उम्र हो गई है, फूटी मेरी किस्मत। नारायण मेनका की बेशरम बातें सुनकर थोड़ा असहज होता है। मेनका, दोनों बच्चे यहीं खड़े हैं, ये टीना भी बैठी है। ये सब बोलने से पहले कुछ तो लिहाज करो। लो, इसमें कैसा लिहाज है? ये तो सबने ही पता है, गौरव सब जाने हैं। पूछ लो चाहे तुम मंजरी से। मंजरी, बता तो अपने बाबूजी को। मंजरी ये सुन खीखी करके दांत फाड़ देती है। ये देख गौरव और नारायण अनकंफर्टेबल होकर बाहर चले जाते हैं। ओजी, ये मर्द जन भी चढ़ जाते हैं। ऐसी हौसी मजाक ये कर ले तो इनकी क्या मस्खरी, हाँ? और हम कर लिए तो हम बेशरम। वारे हिप्पी। उफ मॉम, इट्स हिपोक्रेसी नॉट हिप्पो हिप्पी, एंड इट्स रोमांस। एक्सेंट कितना भी सिखा लो, तुमने रहना तो गवार ही है। इसलिए मैं अपनी किसी भी दोस्त को घर नहीं लाती। कहीं तुम अपनी चूटी हिंदी और टूटी इंग्लिश ना झाड़ कर मेरी इंसल्ट करा दो उनके आगे। हाँ। मेनका का तो पूरा मुंह ही उतर गया था टीना की बात से। टीना, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? वो माँ है, उनसे तुमने बोलना सीखा है। 50,000 बात गलत बोलकर भी तुमको ठीक करती थी वो, और यहाँ तुम 4 शब्द सिखाकर उनकी माँ बनना चाह रही हो। माँ है ना तुम्हारे पास, इसलिए तुमको इंसल्ट लगने की नौबत आ रही है। जिसकी माँ नहीं है, हम क्या लगाएं? हम जैसे ऐसी इंसल्ट चाहते हैं, पर हमारी माँ नहीं है। तो जो है उसकी इज्जत और कद्र करो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। मेनका की साइड लेकर आरोही ने जब बोला तो मेनका की आंख से नफरत की थोड़ी पट्टी हटती है और वो नम आंखों से आरोही के पास जाती है और उसका चेहरा सहलाती है। मेरी कितनी परवाह है तुझे, इतना सब होने पर भी। माँ तो बस माँ ही होती है ना, चाहे कितना ही सब हो जाए माँ। अच्छा। और मेनका आरोही का चेहरा सहलाते हुए उसके बाल खींचकर मोड़ देती है। मेनका का चेहरा शैतानी हो चुका था। अच्छा, पर मैं तेरी माँ नहीं हूँ, सुनी ना? और किस हक से बोली तू मेरी बेटी को ये सब? तेरी ये मजाल, अपनी औकात में ही रहा कर हीरोइन, वरना औकात तोड़कर अपाहिज करना भी मेरे को आता है। सड़ेगी पड़ी पड़ी एक कोने में। अगर आज की बात मेरी टीना को ज्ञान दिया तो। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है, सुना ना? फिर मेनका आकर टीना को सहलाती है। टीना झल्ला कर उसे फटकार देती है। फाड़ में जाओ, जिसको तो हेल यू ऑल। मेनका का मुंह फिर से छोटा सा हो जाता है, जिसकी खुन्नस वह आरोही पर उतारती है। माँ, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है माँ? तू मेरी कोख से नहीं आई ना? पर भाभी भी तो दूसरे घर की है। अगर उन्हें इतना प्यार करती है तो जरा सा मुझे भी तो कर लो ना माँ। ये सही बात बोली तूने। जाना चाहती है मम्मी जी, पर मैंने क्या जादू किया है? तो सुन, मंजरी की शादी होती है और मेनका उसे सबसे पहले अपने कमरे में ले जाती है। इस घर में रहना है तो मैं बोलूं दिन को रात तो कहना हाँ मम्मी जी, आज तो तारे बहुत सारे निकल रहे हैं। मैं कहूं अगर गर्मी को सर्दी तो 4 स्वेटर लाद लेना, लेकिन अगर मोई बात कभी काटी तो ने तो तू तो गई। पीले जेवर मेरे लॉकर में रहेंगे और आज से तू मेरी पर्सनल असिस्टी। वो मम्मी जी, असिस्टेंट। ये सुनते ही मेनका मंजरी की एक चांटा रसीद कर देती है। बोला था ना जुबान नहीं लड़ानी। तू अंडा भुर्जी जैसी मुझे सिखाएगी क्या? कचुम्बर बना दूंगी तेरा, याद रखना। और मंजरी डरकर कमरे में जाती है और अपना घूंघट हटाती है। हरी मेनका रानी, मैं तो चाहती ही थी कि तुम मुझे असिस्टेंट रख लो। सास की हाँ में हाँ करने से अगर मुझे ऐशो आराम मिलेगा तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। और सोने के जेवर ले लो, एक भी असली नहीं है, सब नकली है। मैं तो भूखे घर की लड़की हूं, इतना तो पता होना चाहिए था। मंजरी अपने नकली जेवर अपनी सास के हवाले करती है। ओह, आज दिन बड़ी जल्दी निकल गया। हाँ मम्मी जी, सूरज देखो सिर पर आ गया है, चाय बना देती हूँ आपके लिए। ये सुन मेनका मुस्कुराई। रात के 2:30 बज रहे थे, पर मंजरी ने मम्मी जी के कहना सीख लिया था। तेरी एक सौतेली ननद भी है यहाँ घर में, उसको भी तुझे बढ़िया ट्रीटमेंट देना है। कोई ना, मैं सिखा दूंगी, वो तो आई एम एक्सपर्ट। पर उसको तुझे हौले से खोपचे में लेना पड़ेगा। पहले उसको सहलाना फुसलाना, दोस्ती करना और फिर गर्दन काट कर हलाल। यू आर टू नॉटी मम्मी जी। मंजरी और आरोही की 10 दिन अच्छी खासी दोस्ती रही, मगर फिर मंजरी ने रंग दिखाना शुरू किया। वह सोती हुई आरोही को उठाकर काम कराती और फिर तो आपने आगे दिखा ही है। सच ही कहा है, अगर परिवार में सास से कलेश ना चाहिए तो उसकी ठोकरों ताने सहते रहो, उसकी गलती को भी सही बोलो। जय जय सास बोलो, तभी आपके घर में शांति बनी रहेगी। आप में से कुछ लोग शायद मेरी बात से ताल्लुक भी रखते होंगे।
पर दोस्तों, एक सवाल है मेरा। इस कहानी में मेनका सौतेली बेटी आरोही के लिए जल्लाद है, मगर सौतेली बेटे गौरव और उसकी बहू के लिए नहीं। किसी के पास जवाब है इसका तो जरूर दें। और एक सवाल मेरी ओर से, क्या एक सगी में और एक ही कोख से जन्मी 2 औलादों के बीच भेदभाव करती? अगर करती है तो सब अपनी अपनी कहानी शर्मा राइटर से जरूर शेयर करें। और बस, हमने मम्मी जी के दिल पर राज कर लिया। पर गलत तो गलत ही होता है ना भाभी, वह चाहे कोई भी बोली। माँ कहती थी कि आपका किया हर गलत एक पाप है और पाप का हिसाब ऊपर किया जा रहा है। तू और तेरी माँ, उसका तो चैप्टर निपट गया। सोच रही हूँ अब तेरी बारी। क्यों, खत्म कर दूं तुझे भी? मेनका चूल्हे से गैस जलाती है और आरोही का चेहरा पकड़कर एकदम आंच के ऊपर करती है। आंच आरोही को भभक दे रही थी। माँ, चल रहा है, छोड़ दो मुझे। गैस कम लग रही है मम्मी जी, मैं अभी बढ़ा देती हूँ। और मंजरी गैस तेज कर देती है। आरोही के बालों की एक लट नीचे लटक रही थी। वह तुरंत आंच पकड़ लेती है और वो धू-धू करके जलने लगती है। बचाओ, मेरे बाल। माँ, माफ कर दो, जो भी गलती थी। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। मेरा चेहरा जल जाएगा माँ, मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा माँ। ओह, अब लगाना बुरा। सोच, तेरी उस कड़वी बात से मेरी टीना को कितनी ही तकलीफ हुई थी। अभी वो कितनी परेशान होगी। और तो क्या मम्मी जी, उसके एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं, अगर डिस्टर्ब हो गई तो। ये सुन मेनका और झल्ला उठती है। नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। अपना मुंह बंद ही रखूंगी। छोटी की परवाह मुझे भी है। इस बार माफ कर दो माँ। भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी। माफ कर दो ना। मेरी भी परीक्षाएं हैं, अगर जल गई तो मैं वो देने लायक भी नहीं बचूंगी। देखो देखो मम्मी जी कितनी तड़प रही है हमारी आरोही। तभी घर का दरवाजा खुलता है और जोर से एक आवाज आती है। आंटी जी, ये सब क्या चल रहा है? आप दोनों पागल हो गए हो क्या? छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो। लड़की को देखते ही मेनका और मंजरी घबराकर आरोही का हाथ, गर्दन, बाल सब छोड़ देते हैं। छोड़ते ही लड़खड़ाकर आरोही जैसे ही आंच पर उड़ने वाली थी, तभी लड़का दौड़कर आरोही को थामकर साइड करता है और उसका चेहरा थपथपाने लगता है। आरोही, 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 होश में रहो। आरोही उसकी बाहों में बेसुध पड़ी थी। वह जरा सी होश में आती है तो घबराकर उसके पीछे जाकर खड़ी होकर दुबक जाती है। बचा लो मुझे, बचा लो। आखिर ये कौन मसीहा आ गया था आरोही के जीवन में? क्या हर अच्छे इंसान की जिंदगी इतने ही इम्तिहान लेती है, या बुरे होने का कोई ना कोई अंत होता ही है? हमारे सभी सवालों के जवाब का कमेंट बॉक्स में इंतजार होगा। और हाँ, एक और बात, आपको शायद पता नहीं, पर कमेंट बॉक्स शर्मा राइटर खुद पढ़ती है और जवाब भी देती है। तो अपनी बातें कहने सुनने में कैसी देरी? अभी बताइए आप सबका दिल क्या कहता है। और देखते रहिए मायका, एक कैद, केवल लव सिटी पर। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप दोनों? इस तरह तो घर के जानवर से भी बर्ताव नहीं करते हैं। अरे दमन, तुम आज भी यहाँ वो बिना बताए? घर पर सब ठीक है ना? हाँ, घर पर तो सब ठीक है, मगर शायद यहाँ पर नहीं है। जी, हमने तुझे ब्याहा था ताकि यहाँ तेरे संस्कार महके, पर तुम यहाँ ये सब कर रही हो, वो भी इस नादान के साथ। दमन भाई, तू इसे जानता नहीं है, ये शक्ल से ऐसी ही है, इसकी हरकतें कोई नादानों वाली नहीं है। बस मंजरी और आंटी, आप भी शामिल इस अत्याचार में, इस पाप में। आज आप इस मासूम को सता रही हैं। ऊपर वाला हर पाप का हिसाब ले रहा है, लिख रहा है अपनी डायरी में। और जब उसकी कलम की स्याही खत्म हो जाएगी ना, तब आएगी आपकी भी बारी उन सभी पापों के हिसाब की। ये सुनते ही आरोही को अपनी माँ राधा की बात याद आती है। वह दमन के चेहरे की ओर देखती है। दमन आरोही से ज्यादा कुछ कहे बिना उसे सोफे पर बिठाकर पानी पिलाता है। तभी उसे एहसास होता है कि गौरव उसके ठीक पीछे खड़ा था। अरे जी, तुम कब आए? देखो तो, दमन आया है, तुमसे ही मिलने को रुका हुआ है। और अचानक ही आरोही को चक्कर आ गया। वो तो अच्छा हुआ दमन ने उसे संभाल लिया। क्या यार छोटी, तू अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। जब देखो तो काम काम काम। अरे भाभी आ गई है ना, अब नो काम, ओनली छुट्टी और सिर्फ आराम, समझी? आरोही गौरव और मंजरी के बीच खटास नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वह मुस्कुराकर सारा दर्द फिर से पी जाती है। अरे दमन, तुम कब आए? बैठो, चाय पर चर्चा करते हैं साले साहब। कुछ नहीं जीजू, बस कुछ ज्यादा सीरियस चर्चा आज देख ली। मैं चलता हूँ, फिर कभी बैठते हैं। दमन उठकर जाने लगता है। और हाँ आंटी और जीजी, कर्म वही करना जिसके लौट कर खुद पर आने का डर ना हो कभी। ख्याल रखिए।
दमन चला जाता है। आरोही भी उठकर अपने कमरे में चली जाती है। आज की घटना ने आरोही को दहला दिया था। गौरव भी अपने कमरे में जाता है और मंजरी और मेनका वहीं खुसर फुसर करने लग जाते हैं। तेरे भाई की जुबान तो उसके कद से भी बड़ी है, 1 मिनट में ही झड़का गया मुंह को। ये भी कोई बात हुई भला? हमारे समय में तो जिस घर में बेटी ब्याह दी फिर पूरी उम्र सिर झुकाकर ही रखना पड़ता था। ये तुम्हारा जमाना कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं है। हाँ। सॉरी मामी जी। लगता है भाई को ये लंगूरिया भाग सी गई है, पर मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। हाँ। गौरव अपने रूम में जाता है और मुस्कुराने लगता है। आखिर मैं एक फैसले पर पहुंच ही गया। आरोही फिर से वही दृश्य याद करती है जब उसकी सौतीली माँ और सगी भाभी ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे चूल्हे में आग में लगभग झोंक ही दिया था। वह फिर से डर जाती है और तभी उसके कंधे पर हाथ आता है और वह सहम कर पलट कर देखती है तो वहां गौरव था जो मुस्कुरा रहा था। भैया भैया, मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो भैया, प्लीज। आरोही रोती हुई अपने भाई के सीने से लग जाती है और गौरव भी उसकी ये हालत देख आंखें नम कर लेता है। छोटी रो मत, सब ठीक होगा ना? माँ का मंत्र याद है ना? क्या कहती थी माँ? जब भी जीवन में हो भटकन, मन की राह पर ही चल बंदे, इस मन की राह पर ही चल। पर भैया, आज तक आपसे मैंने कुछ मांगा नहीं ना, मैं आज मांगू भैया। हाँ मेरी छोटी, बस तू रो मत, बोलना क्या चाहिए तुझे। इतना पूछते ही आरोही गौरव के सामने हाथ जोड़ लेती है और भीख मांगकर कहती है, भाई मुझे ब्याह दो भाई, मुझे इस घर से कहीं दूर भेज दो भाई। ये कैद मुझे निगल लेगी। शायद ही इस जहान की किसी लड़की ने पहले कभी अपने भाई से ये कहा होगा कि मुझे मायके से दूर भेज दो, मगर तुम्हारी बहन भीख मांगती है, मुझे यहाँ से दूर भेज दो भैया, दूर भेज दो भाई, मैं अब नहीं रह सकती यहाँ। आरोही की हालत देख गौरव हिल गया था। गौरव की चुप्पी का मंजरी और मेनका ने इतना तगड़ा फायदा उठाया था, ये एहसास उसे अपनी बहन की हालत देखकर ही लग रहा था। ये सौतेली माँ न हो गई जैसे नागिन हो गई। अपनी बेटी को तो भर भर के दूध पिलाती है और यहाँ मेरी बहन का पूरा खून ही निचोड़ने पर तुली है। और ये मंजरी से प्यार मैंने उसकी विनम्रता देखकर किया था। मंजरी से ब्याह मैंने तुझे प्यार देने के लिए किया था। अरे जिस घर में माँ नहीं होती वहाँ भाभी ही तो माँ का किरदार अदा करती है। पर बस अब बहुत हुआ, मेरी बहन के साथ अब और बुरा होता मैं नहीं देख सकता। अभी मैं इनको घर से निकालता हूँ। और गौरव गुस्से में जाने लगता है और आरोही उसे रोककर उसके कदमों में बैठ जाती है। नहीं 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 भाई, मुझे किसी को कोई सजा नहीं दिलानी। मैंने मेरे हिस्से के गम सारे बटोर लिए हैं, बस अब मेरे पास गम रखने की जगह नहीं है भाई, नहीं है। इसलिए मुझे अगर कुछ दे सको तो मुझे ब्याह दो भाई, चाहे मुझे ले जाने वाला वहां ले जाकर मुझे खूंटे से बांध गाय की तरह ही क्यों न रखे, पर ब्याह दो भाई। कम से कम मन में ये तसल्ली तो रहेगी कि मैं ससुराल में दर्द झेल रही हूँ। तो क्या हुआ, दुनिया में मुझ जैसी और भी बहनें ससुराल में यातना झेलती है, मगर मायका तो सबको राहत देता है ना। आरोही रोती हुई खड़ी होती है और पूरा कमरा अपनी आंखों में समेट लेती है। मायका तो राहत का वो कोना है ना भाई, जहाँ लड़की आकर सारी चिंताएं रखकर कुछ दिन खुलकर सांस लेती है। ना कोई बंदिश होती है, ना कोई बेड़िया। हर ब्याही कोई लड़की का स्वर्ग होता है ना मायका। देखो तो मेरे कमरे में एक अलग से ही खुशबू लगती है, पर मुझे वो राहत क्यों नहीं मिल रही भाई। मेरे हिस्से में घुटन ही घुटन क्यों आई है। अगर ऐसी ही घुटन मेरा नसीब है तो ये दर्द अभी खत्म कर देते हैं ना भाई। और आरोही अपने ही हाथों से अपना गला घोटने लगती है। तभी गौरव उसे छुड़ाने लगता है। नहीं छोटी नहीं, छोड़ खुद को, ये कैसी जिद है। गौरव आरोही को अलग करके सीने से लगाता है। सॉरी भैया, मेरी वजह से ये सब। बस चुप अब और मेरी सुन, तेरी शादी होगी, वो भी जल्दी ही होगी, और लड़का भी मैंने पसंद कर लिया है। कौन भैया? दमन, मंजरी का भाई। ये सुनते ही आरोही के तो होश उड़ जाते हैं। अपनी ही भाभी के घर में रिश्ते की बात उसे कभी गवारा नहीं थी। आरोही के कदम ये सुनते ही पीछे चले जाते हैं, मगर गौरव के चेहरे पर बहुत खुशी थी। दमन, आज जब तुम्हारे लिए लड़ रहा था तब मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सब सुना था। आरोही, मैं जो तुम्हारा भाई होकर आज तक किसी के सामने खड़ा तक नहीं हो पाया, उसकी आंखों के सामने एक लगभग अनजान लड़का तुम्हारे लिए अपनी ही बहन से भिड़ गया था।
मैंने दमन की आंखों में वो सच्चाई देखी है जो आजकल के लड़कों में नहीं होती है। मैं तुमको दमन के साथ भेजते हुए डरूंगा भी नहीं मेरी लाडो। मगर वो तो भाभी का भाई है, और भाभी ऐसी है तो भाई कैसा होगा? नहीं भैया, मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। आरोही, मुझ पर विश्वास है ना? मैं कभी भी तेरा गलत चाहूंगा क्या? नहीं ना? जरूरी नहीं है कि जैसी मंजरी है वैसा ही दमन भी निकले। और तू जो खूंटे से बंद कर रहने की बात कर रही है, तुझे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तुम आजाद पंख से उड़ोगी, मेरी बहन खुले आसमान में यात्रा करेगी। और सुना है दमन एयरलाइन में भी अप्लाई किया है। मेरी छोटकी कभी प्लेन में नहीं बैठी है ना? देखना, दमन तुझे प्लेन में बिठाएगा। तू बस अपने भाई पर विश्वास रख। आरोही गौरव से ज्यादा बहस नहीं करती और बस हाँ में सिर हिला देती है। पर मेरी एक शर्त है। और आरोही उसे जैसे ही शर्त बताती है, गौरव के होश उड़ जाते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी मंजरी सारा माजरा सुन रही होती है। वह भाई बहन की ऐसी खिचड़ी पकता देख के लस जाती है और दमन को फोन करती है। बोल जीजी, अब क्या बोलना बाकी रहा? जिसे तू नादान कहकर बचा रहा था ना, वो लड़की इधर अपने भाई से तेरी शादी की बात के लिए दबाव बना रही है। रो धोकर इमोशनल कर रही है मेरे पति को मोई। हाँ, इसका तो मोए मोए मैंने ना बना दिया तो मैं भी तेरी जीजी नहीं। अब सुन तो मेरी बात। और मंजरी आगे कुछ बोलती कि तभी दमन गुस्से से फोन रख देता है। ये कभी सुधरेगी या नहीं? हमेशा की तरह वहां जाकर भी यही सब शुरू कर दिया। मोए मोए, हाँ, पागल कहीं की। बेचारी इस लड़की की जिंदगी खराब करने पर तुल रही है। दमन तो मंजरी की बात ऊपर ही नहीं आने देता। बेचारी मुंह लपलपाते रह जाती है। रात का समय होता है। गौरव मंजरी से नाराज मुंह फेर कर सो रहा था, मगर था तो आखिर पति ही ना। पत्नी रिझाएगी तो रीछ तो जाएगा ही। मंजरी सुंदर लाल नाइटी पहनकर गौरव के करीब जाती है और अपना पासा फेंकती है। ए जी, ओ जी, सुनो तो जी। हाँ, बात मत करो मुझसे। मंजरी, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे ज्यादा मेरी बहन आरोही को चाहता हूँ, मगर फिर भी तुम उसे थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकती? मंजरी ये सुनकर सफेद पड़ जाती है और रोने का नाटक करती है। तो तुमको ये लगता है हाँ कि मैं हमारी छुटकी का बुरा सोचूंगी? नहीं गौरव, नहीं। तुमको पता भी है दमन आज घर क्यों आया था? मैंने बुलाया था उसे ताकि आरोही मिल सके। तुमने तो कल मेरी बात काट दी, पर मुझे तो आरोही की चिंता है ना। दमन बहुत अच्छा लड़का है, हमारी आरोही खुश रहेगी उसके साथ। और मंजरी अपना पासा एकदम सही अंकों के साथ फेंककर एक बारी में ही गौरव के दिमाग में उतर गई थी। क्या तुम सच बोल रही हो? तुम मंजरी, तुम? ओह, आई लव यू हनी। तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि दमन और आरोही एक हो जाएं, मगर मुझे लगा कि तुमको दिक्कत होगी। थत, तुम भी ना अपनी ही बीवी को कितना गलत समझते हो। तो जान सही तुम कर दो ना। आओ इधर, सर्दी बहुत है। और मंजरी गौरव की बाहों में जाकर एक ही मिनट में गौरव का पूरा माइंड वॉश कर देती है। अगले दिन गौरव दमन को फोन करके घर आने को कहता है। दूसरी ओर नारायण आरोही का दरवाजा खटखटाता है। आरोही उसे देख उसके पांव छूती है। बाबा, आप आज मुझसे बात करने आए? कितनी खुश हूँ मैं आज। मेरी बच्ची, कैसा बाप हूँ मैं, अपनी ही बेटी के मुंह से जो ऐसा सुन रहा हूँ। एक ही घर में रहते हुए तुझसे रोज बात तक नहीं कर पाता। ये सुनते ही आरोही अपने पिता के सीने से लग जाती है। नहीं बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर मुझे शिकायत है खुद से। जिस दिन राधा गुजरी उसके साथ मैंने तेरा बचपन, तेरे इस पिता सबको ही खत्म कर दिया। मेनका के आने के बाद वो तो मुझसे करीब आती गई, पर तू दूर चली गई मेरी बच्ची। रोइए मत बाबा, मैं आपसे कहाँ दूर हूँ, यही तो हूँ, देखो। और मेनका माँ का साथ भी तो जरूरी था, वरना आप अकेले पड़ जाते ना। ये सुन नारायण आरोही का सिर सहलाता है और उसे एक बैग देता है। इस घर में इज्जत तो ना दिला सका तुझे, पर तेरी पसंद के कपड़े तो दे ही सकता हूँ। ले, पहन ले, दमन आने वाला है, तैयार हो जा। दमन का नाम सुनते ही आरोही की सांसें यकायक बढ़ने लगती हैं और वो तैयार होकर बाहर आती है। तब तक दमन सोफे पर ही बैठा हुआ था। साले साहब, जानते हो ना यहाँ हम किस वजह से इकट्ठे हुए हैं? जी जीजू, मैं जानता हूँ, मगर मुझे शादी नहीं करनी। आई एम सॉरी। आरोही इस तरह रिजेक्ट होकर एकदम सुन्न हो गई थी। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और दमन उठकर बाहर जाने लगता है। मुझे रिश्ता नहीं जोड़ना जीजू, मुझे आरोही से शादी नहीं करनी है। आपने इतना मान दिया, थैंक यू, चलता हूँ। दमन ने रिश्ता ना करने की ना कोई वजह बताई, ना ही वह पलट कर रुका, बस यह बोलकर चला गया। आरोही एकदम सुन्न हो चुकी थी, मगर मंजरी ये देख बड़ी खुश होती है। देखा मम्मी जी, समझदार है मेरा भाई, बिना बोले ही समझ गया कि बला को घर से दूर ही रखो। वैसे भी बिन माँ की बेटी कैसी होगी ये तो सब जानते ही हैं।
बिन माँ और बाप मैं छीन ली। कंगाल कर दिया ससुरी को, और आज देख तेरा भाई तो इसको मुंह पर ही मना कर दिया। गजब छीछा लेदर हुई इसकी तो। मंजरी और मेनका आरोही का मजाक बनाकर एक दूसरे को तालियां मारते हैं। आरोही को ये देख काफी तकलीफ होती है। ये सब देख आरोही अंदर जाकर बिस्तर पर पसर कर रोती है। आज तो भाई पापा दोनों का प्यार और आशीर्वाद साथ था ना मेरी माँ, फिर भी मैं ठुकराती गई। मुझे हर कोई ठुकरा क्यों देता है माँ? आरोही अपनी माँ राधा की गोद में सर रखकर रोते हुए पूछती है। ना मेरी मुनिया, कौन ठुकराया तुझे? तू तो इतनी प्यारी है ना, तुझे कोई भी नहीं ठुकरा सकता है। अच्छा, अगर नहीं ठुकरा सकता तो मुझे अपने संग ले जाना, ले चल अपने संग माँ। अब चुप क्यों हो गई? बोल तू, चुप क्यों है? आरोही, मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ तू अगर साथ आई तो सब यही छूट जाएगा। मुझे तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए माँ, मैं तैयार हूँ, मुझे ले चल अपने साथ, ले चल। मेनका मंजरी दरवाजे पर खड़े होकर आरोही को हवा से बातें करते देख और खीखी करके हंसने लगती है। देख तो तेरी ननदिया अभी से पगला गई है। हवा से बातें कर कर चिल्ला रही है, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मेरी मदद करो माँ। इसलिए तेरे भाई ने मना करा होगा। हाँ, मेरा कद्दू भी ना करे इस मनूस की मदद तो। हाँ। आरोही के सवाल उसकी माँ से थे, पर बदले में सिर्फ एक चुप्पी थी। बोल ना माँ, मैं मर चुकी हूँ, तो क्या तू भी मरना चाहती है? होश में आ आरोही, जिद मत कर, होश में आ। और राधा क्रोध में आकर आरोही को एक चांटा मारती है और वह गायब हो जाती है। चांटा लगते ही आरोही हिल जाती है और तभी उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिरता है, जिसे देखकर उसके अंदर एक ख्याल आता है। आरोही आंसू पोंछकर अपने फोन में दमन का नंबर निकालती है, जो कि उसने अपने भाई की शादी में किसी काम से फोन सेव किए थे। वह नंबर डायल करती है पर रुक जाती है। क्या सही होगा दमन को कॉल करना? कहीं बात बढ़ गई तो? पर आरोही से रहा नहीं जाता और वह रुककर दमन को कॉल लगा ही देती है। उधर से दमन फोन उठाता है। हेलो। हाँ रोही, तुम ठीक हो? दमन उधर से आरोही नाम लेता है तो आरोही को झटका लगता है। तुमको कैसे पता मैं आरोही हूँ? और क्या मेरा नंबर तुम्हारे पास था? हाँ, हमेशा से ही था। छोड़ो, बताओ ठीक हो तुम? दमन, तुम घर तक आए कल भी और आज भी, पर तुमने वो मेरे लिए मना किया कैसे? मतलब कोई, वो मैं पूछना चाह रही हूँ। I mean, मुझे बुरा नहीं लगा, पर हाँ थोड़ा लगा। वो मैं आरोही सुनो, आई लव यू। दमन के ऐसे कहते ही आरोही को जोरदार झटका लगता है और वह फोन ही कट कर डालती है। आरोही की धड़कनें सारी दरिया लांघ चुकी थी। तभी दमन का फोन फिर से बजता है। आरोही, तुम सुन रही हो ना? फोन मत रखना, तुमको बात जाननी है ना? तो सुनो। यस, आई लव यू। मैं किसी काम से नहीं आता था तुम्हारे घर, बस तुम्हारी एक झलक के लिए आ जाता था। जानता हूं ये सब कहने की ना जगह सही है ना ये वक्त, ना ये सारी बातें। शायद मेरा ये सब कहना सही नहीं है। बस कहते रहो, मैं सुनना चाहती हूँ। आरोही ने पहली बार जीवन में ऐसी बातें सुनी थी तो वे बेचारी खूंटे की गाय जैसी थी। उसे भी किसी को प्यार हो सकता था, वह जानती ही नहीं थी। आज पहली बार उसने जानवर से जिंदगी में खुद का लड़की होना महसूस किया था। और आज की ही नहीं है, जब महीनों पहले तुमको देखा था मैंने, तुम्हारे सारे घर वाले सजे धजे थे और तुमने सादे कपड़े पहने थे। चेहरे पर कोई नकलीपन नहीं था। तुम्हारी आंखें कितनी साफ नजर आ रही थी उस दिन। और वो जब तुम कुछ भी कहने से पहले जरा सा झिझकती थी तो वो तुम्हारा भोलापन बताता था। उफ, कैसे हटाऊं वो तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के आगे से। मुझे तो अभी भी लग रहा है जैसे तुम यहां हो, मेरे सामने। आरोही दमन की प्यारी बातें सुनकर सहम तो रही थी, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। आरोही आईने के सामने जाकर खुद को निहारने लगती है। लग रहा है जैसे तुम यही हो और मैं तुम्हारा चेहरा सहला रहा हूं। हम दोनों की आंखें एक दूसरे के मन में झांकती रहती हैं और अब तुमने आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि मैं तुमको बस चूमने वाला हूं, एकदम एकदम करीब आकर। आरोही आईने के सामने बैठकर अपने होंठ देखती है। एकदम से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह घबराकर फोन रख देती है। वह बिस्तर पर जा गिरती है। दमन ने अभी अभी मुझसे जो भी कहा वो सब ठीक नहीं है, फिर भी मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है?
मुझे खुशी क्यों हो रही है आरोही? माँ, तू देख रही है ना मेरा जीवन मुझे क्या क्या दिखा रहा है। उस रात आरोही को बहुत अच्छी नींद आई। वह रात भर दमन के बारे में ही सोच रही थी। आखिरकार उसकी सादगी, साफ मन की पहचान किसी ने तो की। तभी उसे कल रात को दमन की वही बात फिर से याद आती है और वह सहम कर उठ बैठती है। 1 मिनट, कल दमन ने मुझे आई लव यू कहा, तो फिर रिश्ते के लिए क्यों मना कर दिया? आखिर उस लड़की के भीतर क्या बात है? कोई तो दूसरी बात है। मैं इतनी जल्दी इन बातों से पिघल नहीं सकती। तभी आरोही के फोन पर दमन का मैसेज आता है। मेरे बारे में सोच रही हो? क्यों, मिलकर ही जान लो सब, जो कुछ भी जानना चाहो। मुझसे अकेले मिलने का अगर मन करे और तुमको ठीक लगे, अनकंफर्टेबल ना लगे, तो 2 बजे इस जगह आ जाना। मिलने का नाम सुनते ही आरोही ने घबराकर मैसेज डिलीट कर दिया। नहीं नहीं, ये मिलना मुलाना हमारे संस्कारों के खिलाफ है। भाई को पता चलेगा तो कैसा लगेगा? नहीं नहीं। आरोही अपना काम धाम करने लगी। मेनका मंजरी की किटकिट आज भी शुरू थी, पर आरोही का पूरा ध्यान दमन पर था। मम्मी जी, ये जो रिजेक्ट चीजें होती है ना, उनका आप क्या करती हैं? फेंक देती हो, तोड़ मडोड़ कर, या फिर रद्दी के भाव कबाड़े में डाल देती हो। पर घर में कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि मंजरी, जिनको तो मैं फेंक भी ना सकूं, क्योंकि कबाड़ी वाला भी यही बोलेगा, माफ करना मैडम, मुझे ये रद्दी मंजूर नहीं। ओह मम्मी जी, यू आर सो फनी ना। क्यों आरोही, तुमको हंसी नहीं आई या जोक नहीं समझ आया? मंजरी खुन्नस में भरकर आरोही की कलाई को जोर से पकड़कर भींचने लगती है। तभी आरोही को दमन का मैसेज याद आता है और वह अपना फोन उठाती है। भाभी, मुझे जाना होगा, मैं लौटकर मेरा हाथ आपको थमाती हूँ, क्या आप तब मोड़ लेंगी? आरोही इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है। उसकी बात सुन मंजरी हैरान होकर उसका हाथ छोड़ देती है। 2 बजने में अभी भी 20 मिनट थे। आरोही दौड़कर बाहर जाती है। ये चुईया एकदम से तितली कैसे बन गई? बिल से सीधा आसमान ही लपक ली। बिल से आसमान? मम्मी जी, यू आर सो फनी। अबे चुप, बात बेबात ही करती रहती है। ये कोई हंसने की बात थी? मेरी चमची बन, पर अंधी मत बन कि सीरियस बात पर भी दांत फाड़कर खिकी करने लगे। मंजरी को मेनका की बात बुरी लगती है। वह रूम में आकर अपना जबड़ा सेट करती है। आहा, आउट! इस नकचड़ी सास के आगे तो नकली हंस हंसकर मेरी जुबड़ा ही दुख जाता है। ऊपर से इसकी चिड़चिड़ी ये ससुरी अपनी उस सौतीली का कुछ बिगाड़ तो पा नहीं रही। उसकी खुन्नस भी मुझ पर ही उतारती रहती है। हाँ, अब अगर मैंने उस आरोही की जिंदगी नरक बनाने का रास्ता ना ढूंढा ना, तो ये ससुरी सास मेरी जिंदगी को तो पक्का डाल मिट्टी तेल आंच ही लगा देगी। अयो, नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। आरोही हाफती हुई दमन के पते पर पहुंचती है, जो एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट था। ऐसे रेस्टोरेंट में तो आरोही पहली बार आई थी। दमन आरोही को देखता है। भागने से उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एकदम घर वाले कपड़े और घर की चप्पल ही पहनी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। सिट प्लीज। आरोही बैठ जाती है। वो सॉरी, मुझे कुर्सी निकाल कर लड़कियों को बैठाने की आदत नहीं है। वो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि लड़कियां इतनी बोल्ड है कि खुद से सेटल डाउन हो सकती हैं, वो भी कहीं भी। हम लड़कों पर उनको क्यों डिपेंड होना? वेल, आपका क्या कहना है? दमन एकदम वही बात कर रहा था जो बरसों से आरोही के दिल के ताले में कहीं कैद थी। दमन टुकर टुकर आरोही को देख रहा था। उसकी नजर मिलने पर भी वह नजर नहीं घुमा रहा था। ये देख आरोही शर्मा जाती है। कितनी सिंपल हो यार तुम। जी कर रहा है कि तुम्हारा पूरा चेहरा पढ़ लो और बस पढ़ते जाओ, रुको ही नहीं। वेल, उसमें तो अभी टाइम है। तो मैडम बताइए, क्या खाएंगी आप? योर ऑर्डर प्लीज। वो ऑर्डर मैं कैसे दे सकती हूँ? मुझे ये सब समझ नहीं आता। ये अजीब अजीब नाम देखकर भी डर लगता है कि मंगाऊं कुछ खाने का और कहीं केकड़ा वेकड़ा पका कर ले आए। ना बाबा ना, तुम ही देख लो। केकड़ा? हाँ, तुम मस्त हो यार, इतना कम क्यों बोलती हो? और बोलो ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे ऑर्डर करना क्यों नहीं आता? तुम क्या बाहर नहीं जाती दोस्तों वगैरह के साथ आउटिंग पर? आउटिंग? दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है सिवाय कहना की और मेरी माँ राधा की। और आउटिंग बस फैमिली में कहीं साथ ले गए तो, या फिर मंदिर। मेरी भक्ति ही मेरी सुखद मनोरंजन है और पॉकेट मनी इतनी ही मिलती है कि कॉलेज चली जाऊं। इन सब के शौक के मौके और साधन मेरे पास दोनों ही नहीं है। वाह रोही, बट रियली, आई मीन सीरियसली, नो आउटिंग, नो फ्रेंड्स, यानी नो अफेयर, कोई चक्कर भी नहीं? उफ, ओ चलो, यानी मेरा चांस तो है अभी भी। क्या मतलब? लीव इट। अच्छा ये बताओ, तुमको खाने में क्या पसंद है? आज हम तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे, बताओ आप। आरोही ये सुनकर इमोशनल हो जाती है।
आरोही बेटा, आज खाने में तेरी पसंद का बना रही हूँ, आ जा जल्दी। आज परसों बाद किसी ने मेरी पसंद का ख्याल किया है। हाँ दमन, मैं तो इतने सालों में भूल ही गई थी कि मुझे क्या पसंद है। बस खाना बनाती गई, सबके लिए बनाती गई, पर मुझे क्या पसंद है वो तो मैं रसोई के झोंके के धुएं में ही भूल गई। मेरी नाक ने कब से अपनी पसंद का खाना महसूस नहीं किया। बस सारे दिन जीरे लहसुन प्याज में ही गुम हो गई यार मैं कहीं। हाँ यार दमन, मैं तो कहीं गुम ही हो गई। आरोही की आंखें नम थी। दमन उसके हाथ को थामता है। मैं हूं ना तुम्हें ढूंढने को, हम मिलकर ढूंढ लेंगे उस वाले आरोही को। रो नहीं, मैं हूं। दमन आरोही का हाथ थामता है और उसे जले हुए में दर्द होता है। इश। आई एम सॉरी, ये चोट ये जीजी ने किया ना। कब समझेंगी वो कि दर्द देने से नहीं बांटने से कम होता है। उनकी ओर से आई एम सो सॉरी आरोही। आरोही मुस्कुराती है और खाना मंगाते हैं। दोनों खाना खाते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। आरोही दमन के होठों पर लगे खाने को भी साफ करती है और दोनों अपनी आंखों में कहीं खो जाते हैं। शादी के लिए क्यों मना किया था? अगर प्यार था तो अभी तक तुमने बताया नहीं। बताऊंगा, पर बदले में मुझे आइसक्रीम खिलानी होगी। मंजूर? वो भी अपने पैसे की। आरोही हंस देती है। मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला कि मुझे तुमसे शादी करनी? आरोही, ये तो फैसला दो लोगों का होता है, और जितना मैं तुमको जानता हूँ तुम तो कभी अपने मन की बात कहोगी नहीं, तो बस मना कर दिया। और मैं कॉल ना करती तो इंतजार करता, नहीं तो रहने देता, पर कभी दबाव नहीं डालता। अब तुम मिल गई तो अपनी बात कह दी, अब तुम मना भी करो तो कोई मलाल नहीं है। आरोही ये सुनते ही फूट फूट कर रोती है। दमन उसे संभालता है। ओह, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। आज तक मेरे मन का ख्याल किसी ने नहीं किया था दमन। मुझसे शादी करोगी प्लीज? मुझसे शादी करोगी दमन? दमन आरोही का प्रपोजल सुनकर हवा में था। जिस लड़की को उसने प्यार किया वह उससे पूछ रही है, वो भी सीधे शादी के लिए। नहीं आरोही, मैं नहीं करूंगा। और ये कहकर दमन वहां से उठकर चल देता है। आरोही यह जान हैरान थी। वह सुन होकर वहीं घंटों बैठी रहती है। यह कोई लुक्का छुपी तो थी नहीं कि हर बार दमन आरोही को पकड़कर धप्पा कर दे। आखिर दमन के मन में चल क्या रहा था? 2 दिन तक आरोही और दमन की कोई बात नहीं हुई, मगर आरोही के मन में वही बात खाई जा रही थी। और फिर एक दिन आरोही दमन से मिलने निकलती है, जिसे जाता देख मेनका टीना और नारायण को बोलती है, आजकल तुम्हारी बेटिया का कुछ ज्यादा ही बाहर आना जाना नहीं लग रहा। जवान लड़की है, जी लेने दो थोड़ा उसे। क्यों हमेशा बेचारी के पीछे ही पड़ी रहती हो? हा, बोला गूंगा, आज तो बोला। गूंगे के साथ साथ तुम अंधे भी हो चुके हो नारायण। तुमको जो दिखाई नहीं देता ना कि मुझे तो एक माँ की तरह परवाह है उस बच्ची की। मैंने क्या टीना और आरोही में कोई फर्क किया है? मैं कोई हिप्पी हूँ जो तुम सब मुझे ही ताना देते रहते हो? हे राम, देख रहा है ना तू, एक औरत को सब बनाना, बस एक सौतेली माँ कभी ना बनाना, वरना उसके घर वाले उसे विलन बना देते हैं, विलन। मेरी ही जिंदगी खराब करने को जन्म लिया आरोही ने तो। मेनका को जरा सा कुछ बोल दो तो उसका हर बार यही ड्रामा रहता था। ये देख नारायण भी मुंह नीचे करके चुपचाप अखबार पढ़ने लगा था। चाल जी, तुम डरते हो मम्मा से? कुछ भी कहो, अपनी बातों में जीत तो जाती ही है ये हिप्पी। बिटिया दिखती ही हिप्पी है, अंदर से तो जंगली हिप्पो है तेरी माँ। दोनों बाप बेटी ताली मारते हैं कि तभी आरोही अंदर आती है और नारायण और टीना को ऐसे हंसता देख मुस्कुराती है। मुझे तो याद भी नहीं कि बाबा ने आखिरी बार कब मुझसे यूं हंसी मजाक किया था। कितना खुश रहती है टीना इनके साथ। और मैं, जब से टीना घर में हुई थी, बेचारी छोटी सी आरोही चाहकर भी अपने बाबा के करीब नहीं जा सकती थी। बाबा बाबा, माँ की कहानियां सुनाओ ना। नारायण प्यारी आरोही को जैसे ही अपने करीब बिठाता, तभी टीना दौड़ती हुई आती और आरोही पर हाथ चलाती। उठ उठ गंदी लड़की, मेरी दादी के पास से उठ उठ जा। टीना बेटा, ये तेरी दीदी है, आजा तू मेरे पास आ, हम सब मिलकर बड़ी माँ की कहानियाँ सुनेंगे। ए जी, ये क्या गलत सलत सिखा रहे हो मोकी बेटी को? ये लड़की इस घर का हिस्सा है, पर टीना की कुछ ना लगती, और ना ही तुम्हारी पुरानी बीवी। और हाँ, अगर इतना ही रिश्ता बनाने का शौक है तो मैं और मेरी टीना चले जाते हैं यहाँ से। तुम रहो अपनी औलाद के साथ यहाँ। बेटे को तो बोर्डिंग में निकाल ही दिया है, अब इस कर्मजली को भी ठिकाने लगाते रहना फिर। हाँ। नारायण को आरोही और टीना में चुनना तो था। उसने अपना नया परिवार चुना।
वक्त के साथ नारायण आरोही एक दूसरे से बहुत दूर होते गए और एकदम वैसे बाप बेटी बन गए जैसा अक्सर घरों में देखने को मिलता था, गुमसुम चुपचाप से। आरोही की आंखें छलकती हैं। वो मैं अपना फोन भूल गई थी, लेकर जाती हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए। आरोही वहां से निकलकर दमन के पास जाती है और सीधे उसके सीने पर चोट करने लगती है। अरे अरे, एक सीधी सी लड़की आज अचानक जंगली बिल्ली की तरह मुझे क्यों नोच रही है? मैं कोई खंबा नहीं हूँ मैडम, तो बताओ क्या हुआ? आखिर मुझसे चाहते क्या हो तुम? जब शादी करनी ही नहीं थी तो क्यों मेरे घर आए? क्यों फोन पर मुझे वो सब बताया? क्यों मिलने को बुलाकर मुझसे मेरी पसंद पूछी? क्यों अपने हाथों से खाना परोसा? क्यों क्यों क्यों? मैंने तो तुमको नहीं बुलाया था ना मेरी जिंदगी में, फिर क्यों आए? मैं तो ठीक थी सबकी पसंद का ध्यान रखने में, मैं ठीक थी खुद का खाना खुद परोसने में, मैं ठीक थी ना? तो फिर क्या मजा आ रहा है तुमको? बोलो दमन, बोलो, क्यों कभी हाँ कभी ना का खेल खेल रही हो? तुम जाना चाहती हो? तुम जाना चाहती हो ना? तो सुनो, हाँ मैं प्यार करता हूं तुमसे, रहना चाहता हूं तुम संग, मगर ये जानकर तुम मुझसे हाँ कहो, ये मुझे नहीं चाहिए। प्यार कोई कंपटीशन तो होता नहीं कि मैं करूं तो तुम भी हाँ कर दो। ये तो एक एहसास है आरोही, अगर ये एहसास सिर्फ मेरे अंदर ही रहे और तुम बिन एहसासों की मुझसे बंध गई तो ये जीवन की गाड़ी तुम्हारे समझौते की डोर से बंधकर आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी। ये कारण है। कितनी गहरी बात कर दी थी दमन ने। आरोही मुंह खोले बस उसे सुनती चली गई। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनाओ नहीं, बल्कि दुआओं में कबूल करो। तुम मुझे हाँ कहने की बजाय तुम मुझे चाहो। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे रिश्ते में बंधूं जहां मैं तो प्यार करूं ही, मेरी बीवी के अंदर भी मुझ जैसी ही चाहत हो, वरना मैं अकेला ही कितना प्यार खर्च कर सकूंगा तुम पर। डर लगता है मुझे, हाँ रोही, डर लगता है मुझे कि जिस दिन मैं अगर अपना सारा प्यार खर्च कर डालूं और इश्क के बाजार में एकदम कंगाल हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए आगे कुछ नहीं कर सकूंगा। इसलिए मुझे नहीं करनी है शादी। जाओ, चली जाओ आरोही, मत सोचो मेरे बारे में, चली जाओ। दमन पलटकर जाने लगता है। दमन रुको, कुछ कहना है तुमसे। आई लव यू दमन। हाँ, अपना रही तुमको, अपना हाले दिल बता रही हूँ। आई लव यू। दमन को उम्मीद नहीं थी आरोही के कबूलनामे की। आरोही दौड़कर दमन के सीने से लगती है, आंसुओं से उसकी शर्ट भिगो देती है और फिर हाथों से उसका चेहरा थामते हुए उसका माथा, गाल, आंखें सब चूम लेती है। आई लव यू दमन। तुम मुझे कितना चाहते हो ये मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मुझे मेरी कीमत बता दी है। तुमने मुझे यह एहसास दिलाया है कि मैं इंसान हूँ, एक लड़की हूँ और हाँ, सुंदर भी हूँ। थैंक यू दमन। आरोही घुटनों के बल बैठती है और जमीन से घास तोड़कर एक अंगूठी बनाती है। विल यू मैरी मी दमन? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि दुनिया में जब तक इश्क शब्द जिंदा है, हम दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। इस प्यार के बाजार में तुम कंगाल नहीं बल्कि सबसे रईस होंगे। आरोही को पाकर दमन की आंखें छलक जाती हैं और वह उसके हाथ से अंगूठी पहनकर उसे गले लगा लेता है। I love you too, my love. And yes, अब हम करेंगे शादी। मैं अभी ऐलान कर देता हूँ। मंजरी रसोई में खड़ी होकर तेल में छौंका लगा रही थी। मम्मी जी, हम बने नौकरानी और वो रानी बनाए बाहर अपनी प्रेम कहानी। ये कुछ ज्यादा नहीं खुल रही है आजकल? तभी मंजरी का फोन बजता है। अरे भाई, तू तो घर था ना, तो फोन कैसे? खंबे पर चढ़कर कर रहा हूँ ना, टावर पर बैठा हूँ जियो के। क्या है आरजी जी, तू कैसी बातें करती है? घर पर रहने वाले फोन नहीं करते क्या? अब खबर सुन, मैं शादी कर रहा हूँ, वो भी आरोही से। ये सुनते ही मसालों की कढ़ाई में मंजरी का फोन भी गिर जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। कुकर की सीटी फोन के दमन के कानों में जाती है। आउच! क्या हुआ? लगता है तुम संग शादी खबर सुनकर जीजी की तो सीटी बज गई है। दमन, तुम भी ना, वो बहन है तुम्हारी। हैव सम रिस्पेक्ट। ओ कम ऑन, भाई बहनों के बीच ये रिस्पेक्ट जैसी चीज होती है क्या? हम तो जब तक एक दूसरे को सुना कर जलील न कर दे तब तक भाई बहन जैसी फील ही नहीं आती। तुम तो बहुत सीधी रह गई रे। चलो अब घर चलो। शाम होती है। दमन शादी की बात घर पर बताता है। सब खुश थे, बस मेनका और मंजरी को छोड़कर। तभी मंजरी के दिमाग में खुराफात आती है और वो मेनका को फुसफुसाती है। हाय हाय, मेरे को तो शायद चक्कर आ रहे हैं। आरोही बेटा, शायद तुझे ब्याता देख लग रहा है कि देख तो तेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई है। छोटी सी थी जब मैं आई थी, निक्कर पहनकर घूमती थी घर में दमन।
छोटे से निक्कर, बहती नाक के साथ। गौरव बेटा, मैं चाहती हूँ कोई और अड़चन आए, मुझे कुछ हो, इनकी शादी फटाफट करा देते हैं। क्या? पर जल्दी क्यों माँ? आरोही, माँ एकदम सही कह रही है, और दमन इससे पहले फैसला बदले, मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और पंडित जी के हिसाब से मेरे पास तारीख भी है, कल सगाई, परसों शादी, चट मंगनी, पट से ब्याह। ये फेंका मैंने पासा। पट ब्याह का तो पता नहीं, पर पट से हेडशॉट तो लगा है मेरी ननद बाई को। मगर कल क्यों? कल मेरी डिग्री के आखिरी एग्जाम्स है। कल नहीं भैया। अगर कल नहीं तो फिर 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, सोच लो गौरव। और परीक्षाएं तो दूसरे सत्र में भी दी जा सकती हैं, सब जानती हूँ मैं। आरोही पर दबाव बनाकर सब उसे हाँ करा लेते हैं और सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मंजरी आरोही को फंसाकर बहुत खुश थी। अब देखती हुई लड़की करियर चुनेगी या प्यार। मेरा बस चलो तो इसे भड़काकर घर से ही भगवा दूं। मेरे तो कानों में वो वाला साउंड ट्रैक है ना, ठुकरा के मेरा प्यार, अभी से बज रहा है। जिंदगी के मसाले के लिए बेचारे मेरे भाई की कुर्बानी तो मुझे देनी ही पड़ेगी। मंजरी आरोही के बगल से गुजरते हुए गुनगुनाती हुई जा रही थी। जो दिल में भरा तूने, देखेगी उस शहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अब अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। नहीं, मैं तो बस यूं ही गुनगुना रही थी। आरोही के अंदर अलग ही बेचैनी चल रही थी। रात में वह दमन को कॉल करती है और उसे समझाने की एक कोशिश करती है, मगर दमन फोन नहीं उठा रहा था। आरोही परेशान होकर इधर से उधर कमरे में चक्कर लगा रही थी। माँ, तू मुझसे नाराज है क्या, जो आजकल मेरी आह पर भी मुझसे मिलने नहीं आती, मुझे रास्ता भी नहीं दिखाती? मैं क्या करूं बता? एक तरफ मेरा सपना है और दूसरी ओर मेरा प्यार। बता ना, मैं किसको चुनूं? अपनी मन को चुन। कहा था ना मैंने, मन के रास्ते को चुनना जब भी चुनना। आरोही समझ गई थी कि उसे अब क्या करना है। अगले दिन आरोही की सगाई थी। दमन अपनी माँ रंभा और बाबा गिरधर के साथ आता है और सब लोग तैयार होकर मेहमानों को कंफर्टेबल कराते हैं। मैं छोटी को लेकर आती हूँ गौरव। मंजरी इठलाती हुई कमरे की ओर बढ़ रही थी। कमरे में कोई होगा तब ना लेकर आऊंगी, मैं तो जानती हूँ एक फिल्म तो अभी बनने वाली है। मजा भी आ जाएगा। वह दरवाजा खटखटाती है। आरोही, छुटकी, आजा, देख तेरा दूल्हा आया है। अरे कुछ जवाब ही नहीं दे रही। मैं अंदर जाती हूँ। दरवाजा खुला था और मंजरी जैसी ही आरोही के कमरे का दरवाजा खोलती है, देखती है अंदर कोई भी नहीं था, बस बिस्तर पर एक कागज पड़ा था। मंजरी को तो इस तमाशे की सख्त दरकार थी। हाय राम, सत्यानाश! मंजरी की चीख सुनते ही सब परिवार वाले हिल जाते हैं। तभी उसकी माँ रंभा मंजरी के पास आती है। क्या हुआ बिटिया, तू चीखी क्यों? अरे सत्यानाश हो गया माँ, मेरी ननद भाग गई। अब मेरे भाई का क्या होगा? वो तो आधा विधवा कहलाएगा ना। करमजली नास पेटी भाग ही गई ना आखिर में। तभी घर के दरवाजे से सुंदर सगाई के जोड़े में तैयार आरोही अंदर घुसती है। भाभी! आरोही की आवाज सुनते ही मंजरी की आंखें फट जाती हैं। आखिर ये भी हुआ क्या था? क्या आरोही ने दमन को चुना? अगर चुना तो क्या उसकी जिंदगी गुलशन होगी या कांटे अब भी चुनने बाकी हैं? जानने के लिए देखते